हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और एक गुड न्यूज़ मिली है कि टीजीटी की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। तो जिनका एचटेट नहीं है वो अपनी टीजीटी के एचटेट की तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लो और पीजीटी के एचटेट की भी अच्छे से, क्योंकि एचकेआरएन में जल्दी ही आपको पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी दोबारा फिर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ वीडियो डाल दी है एचटेट पीजीटी के लिए और आज हम करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट और सेट चैप्टर भी और रिलेशन एंड फंक्शन भी, दोनों चैप्टर एक ही वीडियो में करेंगे हम। ठीक है, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। एचटेट की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। अभी और फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, जल्दी ही आपको वैकेंसी अभी देखने को मिलेगी, तो अपनी एचटेट की तैयारी बहुत अच्छे से करो। ठीक है, डीएसएसबी वाला अपना चल ही रहा है साथ साथ में, पर एचटेट पे अच्छे से फोकस करो भाई। ठीक है, हमें चैप्टर स्टार्ट करना है। एक तो करना है सेट और एक करना है रिलेशन एंड फंक्शन। पहले हम सेट करेंगे, ठीक है, पहले करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन बाद में करेंगे। सेट के अंदर अपने पास क्या होता है? सेट क्या होता है? सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट की डेफिनेशन यही कहते हैं हम, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कैसा होता है अपने पास? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है आप पूरे यूनिवर्स में किसी से भी पूछो उसका आंसर सेम आना चाहिए। जैसे ये आ जाए कि अपने पास इंडिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो ऐसा अगर आ जाए तो क्या ये एक सेट बनेगा? नेचुरल नंबर है ये, अगर मैं लिख दूं तो क्या ये सेट बनेगा? मैंने लिख दिया, क्या ये एक सेट है? हर कोई क्या कहेगा? नेचुरल नंबर का सबको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। अगर ये कह दिया जाए कि क्लास के अंदर मतलब 10 स्टूडेंट्स का सेट बनाना है, 10 स्टूडेंट का जो इंटेलिजेंट हो, किसी को कोई इंटेलिजेंट लगेगा, किसी को कोई इंटेलिजेंट लगेगा, तो एक वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है भाई, जैसे ये कह दिया जाए कि सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन है इंडिया का, तो बेस्ट 10 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया या 3 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। ठीक है भाई, वेल डिफाइंड का मतलब ये है आप पूरे यूनिवर्स में अगर उसको सर्च करो, पूरे यूनिवर्स में अगर आप किसी से पूछो तो उसका आंसर सबका आंसर सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है भाई, तो ये होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बस मैंने ये थोड़ा बहुत बता दिया, वरना इसकी तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दो फॉर्म होती है, एक तो अपने पास होती है रोस्टर फॉर्म, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है सेट की, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है भाई, जो रोस्टर फॉर्म होती है इसका मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे उठा रहे हैं, जैसे 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5 रख दिया, ऐसे कुछ भी रख दिया, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है अपने पास किसके अंदर लिखे? एक सेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था x, और मैं ये कह दूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, या मैं ये कह दूं कि x और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि एलिमेंट्स को हम सेट की फॉर्म में लिख दें। जैसे मैं ये लिख दूं x इज इवन, तो सारे के सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे, और इन्हीं को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 4 6 8 10, अगर ऐसे लिख दूं तो ये बन जाएगी अपने पास रोस्टर फॉर्म, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको याद ऐसे ही रखना, सेट बिल्डर फॉर्म कह रहा है मतलब सेट की तरह, मतलब एलिमेंट्स जो लिखने हैं वो सेट की फॉर्म में लिखने हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो अलग अलग होंगे, तो वो अपने पास क्या होती है? इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है भाई? क्लियर है? एक मैं सेट की नोटेशन बताना भूल गई आपको, कि सेट जो होता है उसको सेट के अंदर ऐसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? अगर मैंने ए और बी ऐसे लिखा है और एक मैंने ए और बी ऐसे लिखा, इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ ये दो एलिमेंट है। इसका मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट है। ए और बी के बीच में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रैशनल और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। सॉरी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसके अंदर कितने नंबर होते हैं? अनकाउंटेबल नंबर। इसके अंदर कितने होते हैं? अनकाउंटेबल
नंबर, और इसके अंदर कितने होते हैं, फाइनाइट नंबर। कितने नंबर है यहाँ पे, 2, और यहाँ पे कितने हैं, अनकाउंटेबल। क्लियर है भाई, इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है। इसके अंदर सिर्फ जो दिख रहे हैं वही है, इसके अंदर क्या है, इसके बीच के सारे नंबर्स हैं और वो कितने हैं, अनकाउंटेबल। क्लियर है। सेट की फॉर्म में अगर कभी भी लिखते हैं ना, अगर कोई चीज आपने सेट में लिख दी तो वो ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज होती है काउंटेबल। ठीक है भाई, काउंटेबल है तो क्या हो सकती है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इस सेट के अंदर अगर एलिमेंट लिख देते तो वो हमेशा काउंटेबल होते हैं, और अगर आपने इंटरवल में कोई भी लिख दिए, बेशक वो क्लोज इंटरवल हो या फिर ओपन इंटरवल हो, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर इंटरवल में बना दूं सिंगलटन एलिमेंट का, कि एक इंटरवल है और सिंगलटन एलिमेंट का, तो वो काउंटेबल होगा अगर किसी इंटरवल में एक ही, लेकिन क्या वो इंटरवल बनाएगा वो कभी, क्योंकि इंटरवल की डेफिनेशन मैंने करवाई थी कि इंटरवल क्या होता है, इंटरवल होता है अपने पास दो ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए इस तरह से और ए नॉट इक्वल टू बी होनी चाहिए। तो इंटरवल हमेशा क्या होता है अपने पास, अनकाउंटेबल होता है। सिंगलटन एलिमेंट कभी इंटरवल बनाता ही नहीं है, सिंगलटन एलिमेंट हमेशा सेट बनाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर ये कह दिया जाए कि कॉन्टिन्यूअस सिंगलटन, अगर अपने पास कोई भी एक इंटरवल है, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूअस भी है, नहीं उससे तो बात नहीं बनेगी, खैर छोड़ो। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट अपने पास आता है वॉइड सेट। नेक्स्ट क्या आता है, वॉइड सेट। वॉइड सेट का दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कुछ और भी बोलते हैं, नल सेट। एक होता है नल सेट। ठीक है भाई, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, इसकी नोटेशन होती है या तो ऐसे कर लो या फिर ये कर लो, फाई लिख दो या फिर ये, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। और कार्डिनलिटी, मैं इस सेट को ए सपोज कर लेती हूँ, तो कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। लिखो भाई, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट किससे डिनोट करते हो, किसी सेट ए की कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए। ठीक है, एन ऑफ ए का मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट, और है ना ऐसे भी लिखते हो इसको, कार्डिनलिटी ऑफ सेट को ऐसे भी डिनोट करते हो और ऐसे भी। इसका मतलब क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, कि सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कितने नंबर्स है, सेट की कार्डिनलिटी क्या है। क्लियर हो गया भाई इतना। ठीक है, तो यहां से आप बताओगे कि जो एम्प्टी सेट है उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, 0। एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0। क्लियर है भाई। ठीक है, फिर है फिर है फाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट दो तरह के होते हैं। फाइनाइट सेट की पहले डेफिनेशन लिखो, ए सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर किसी सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो दैट मीन्स या तो वो सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, या उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 5 होंगे। तो फाइनाइट सेट में क्या होता है अपने पास, एक तो एम्प्टी सेट आ जाता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, और दूसरा उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसकी जो कार्डिनलिटी है, मैं सेट की कार्डिनलिटी कितनी, n सपोज करके चल रही हूँ, n यानी कि कोई फाइनाइट नंबर है, n का मतलब क्या है, फाइनाइट नंबर। ठीक है, दूसरा भी अगर कोई फाइनाइट सेट है, अगर अपने पास कोई भी फाइनाइट सेट है, तो फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी जो होती है
फाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर कार्डिनलिटी अपने पास 0 है, अगर कार्डिनलिटी अपने पास 0 है तो वो एम्प्टी सेट होगा, और कार्डिनलिटी अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक, फिर है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, number of element in the set is 1, उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। ठीक है, ये क्या है अपने पास, सिंगलटन सेट है। एग्जाम्पल है ये सिंगलटन सेट का। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है अपने पास, एग्जैक्टली 1 हो तो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, उसको कहेंगे हम सिंगलटन सेट। अगर फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल लेना तो A1 A2 A3 AN, इसकी कार्डिनलिटी ये A सेट हो गया, और कार्डिनलिटी ऑफ A कितनी है भाई, एग्जैक्टली n, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी ही उसकी कार्डिनलिटी है। क्लियर है। फिर अपने पास आता है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। क्या आता है, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। एक है अपने पास इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है भाई, इक्वल सेट क्या होता है भाई, इक्वल सेट का मतलब होता है अगर कोई एलिमेंट है, इफ x बिलोंग्स टू A देन x बिलोंग्स टू B। ये इसमें कहना है कि इफ A इज इक्वल टू B देन इफ x बिलोंग्स टू A देन x बिलोंग्स टू B, और इफ x बिलोंग्स टू B देन x बिलोंग्स टू A। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट A में है तो उसको B में होना पड़ेगा, और अगर कोई एलिमेंट B में है तो उसको A में होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अपने पास इफ एंड ओनली इफ का होता है। ठीक है, A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू A देन x बिलोंग्स टू B, और इफ x बिलोंग्स टू B देन x बिलोंग्स टू A। अगर ये दो सेट इक्वल हैं तो ऐसा होगा, और ऐसा हो रहा है तो ये दो सेट इक्वल होगा। फिर इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज तो होती है, जब ये एलिमेंट इसमें है तो इसमें तो इनकी कार्डिनलिटी ऑफ A तो इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ B के, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी है, और जो इसमें है वो इसमें भी है। ठीक है, A इक्विवेलेंट B का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ A, कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट इसमें है इसमें होगा। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, A एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, B एक सेट ले लिया मैंने 2 3 1। ठीक है, इन दोनों से अपने पास क्या निकला है कि जो A सेट है वो इक्वल है B के, क्योंकि जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें है, जो इसमें है इसमें है। लेकिन अगर यहीं पर इक्विवेलेंट कब होंगे, जो इक्वल है वो तो इंप्लाई करता है इक्विवेलेंट को, जो इक्वल है वो तो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट में चेक करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, तो A के 3 है और B के भी 3 है, तो इक्विवेलेंट तो है। जो चीज इक्वल है वो इक्विवेलेंट तो होगी ही। फिर आता है इक्विवेलेंट कब होंगे सेट, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 और एक B सेट ले लिया 4 5 6, तो यहां पर हम देखेंगे जो कार्डिनलिटी ऑफ A है वो कार्डिनलिटी ऑफ B के इक्वल है भाई। जो कार्डिनलिटी ऑफ A है वही कार्डिनलिटी, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3, लेकिन जो इसमें है वो इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इसमें नहीं है। तो ये दोनों सेट अगर कार्डिनलिटी इक्वल है तो इन दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, बट नॉट इक्वल। यहां से क्या हो गया, A इज इक्विवेलेंट B बट A डज नॉट इक्वल टू B। ये इक्वल तब होते जब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें होते और इसके इसमें होते। तो यहां से एक नोट और लिख लो, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या लिखना है, नोट में लिखना है एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नॉट
ट्री। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दी है। क्लियर है भाई? क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट भाई। पावर सेट। नेक्स्ट क्या है? पावर सेट। पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे। पावर सेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, पावर सेट अपने पास क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल सबसेट। क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज पावर सेट ऑफ ए। और इसको डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, जितने भी ए के सबसेट बन सकते हैं उन सारे के सारे सबसेट्स का जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स अब निकालो। नंबर ऑफ, कार्डिनलिटी निकाल लो या नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो। नंबर ऑफ सबसेट यानी कि इस जो अपने पास पावर सेट ऑफ ए है उसकी जो कार्डिनलिटी रहेगी वो क्या होती है? 2 की पावर, अगर ए के अंदर लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ए है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर n हो जाएगी भी। यानी कि नंबर ऑफ सबसेट जो रहेंगे, अगर ए से ए अपने पास कोई सेट दे रखा, चलो वो तो फंक्शन ए से ए, अगर ए के अंदर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी अगर निकालनी हो 2 की पावर n हो जाएगी, क्योंकि ऑल सबसेट ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। या तो ये पूछेगा पावर सेट की कार्डिनलिटी या पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, तो 2 की पावर n होगी। क्लियर है भाई इतना? अब यहां से 2-3 नोट लिखने हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, पहला क्या है? नोट नंबर 1, जो पावर सेट हो सकता है, पावर सेट जो होता है, क्या किसी सेट का पावर सेट एम्प्टी हो सकता है? पावर सेट ऑफ एनी सेट इज एम्प्टी। क्या पावर सेट किसी का भी एम्प्टी हो सकता है? नहीं हो सकता। द पावर सेट, द पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नॉट बी एम्प्टी। दूसरा, smallest finite set, smallest finite set is set of natural number। तीसरा, the smallest power set of any set is, smallest finite set अपने पास क्या आता है? एक मिनट रुको, स्मॉलेस्ट फाइनाइट सेट होता है भाई 5, और पावर सेट क्या होगा? 2 की पावर 5। 2 की पावर, ये तो सेट है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है एम्प्टी सेट की? 0। 2 की पावर 0 कितना होता है अपने पास? 1। तो जो अपने पास स्मॉलेस्ट पावर सेट है, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी यहाँ पे लिखो भाई, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी, स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट इज 1। तो एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है? 0। और उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है? 1। तो कोई भी ऐसा सेट एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है? 0 होती है। यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट, यहां से लिखो द कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी 1 से छोटी नहीं हो सकती। क्लियर आ गया? क्लियर हो गया भाई। फोर्थ, द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसके पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? 2 की पावर n। क्लियर है इतना? क्लियर है?
यहाँ पे अपने पास एम्प्टी सेट है और पावर सेट ऑफ n की जो कार्डिनलिटी रहेगी वो कितनी होती है, 2 की पावर n। क्लियर हो गया? क्लियर है इतना? चलो यही नोट थे। कार्डिनलिटी किसी भी, एक और लिखो भाई, एक और लिखो, द कार्डिनलिटी, एक होता है अपने पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, इसको बोलते हैं अपने पास अलिफ नोट। ठीक है, कार्डिनलिटी जो होती है वो अलिफ नोट होती है। और कार्डिनलिटी ऑफ जो अपने पास पावर सेट बनेगा 2 की पावर अलिफ नोट जो होती है ना, ये अलिफ 1 होता है। ये इसको बोलते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? काउंटेबल इनफाइनाइट। इसकी जो ये होते हैं अनकाउंटेबल। एक चीज और लिखो भाई, अलिफ नोट और अलिफ 1 के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अलिफ नोट और अलिफ 1 के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। 2 की पावर अलिफ नोट लिख लो, 3 की पावर अलिफ नोट लिख लो, कोई भी प्राइम की पावर अलिफ नोट लिख लो, वो अलिफ 1 होता है। 2 की पावर अलिफ 1 अलिफ 2 होता है। अलिफ 1 भी अनकाउंटेबल होता है, अलिफ 2 भी अनकाउंटेबल होता है। तो ये क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो यहां से हमें एक चीज और एक नोट लिखना है कि किसी भी पावर सेट की कार्डिनलिटी, किसी भी पावर सेट की कार्डिनलिटी काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं हो सकती। क्या लिखना है? द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट can't be countable infinite, काउंटेबल इनफाइनाइट। मतलब यहां पे लिखोगे अलिफ नोट, किसी भी पावर सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नोट नहीं हो सकती, किसी भी पावर सेट की कार्डिनलिटी 0 नहीं हो सकती। स्मॉलेस्ट अपने पास है सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है, उसकी कार्डिनलिटी 0 होती है। स्मॉलेस्ट पावर सेट जो होता है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है अपने पास? 1 होती है। और जो काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट है वो स्मॉलेस्ट जो फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, स्मॉलेस्ट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसकी कार्डिनलिटी काउंटेबल इनफाइनाइट होती है। कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके पावर सेट की कार्डिनलिटी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट यानी कि अलिफ नोट हो। 2 नोट आपको याद रखने हैं कि कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके पावर सेट की कार्डिनलिटी लेस देन 1 हो, कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसके पावर सेट के अंदर काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। ये दोनों पे हर बार क्वेश्चन आता है, एनवीएस में भी आया हुआ है, केवीएस में भी आया हुआ है, तो आप इन चीजों को नोट कर लेना। ठीक है भाई? कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कभी भी आ जाए, अगर अपने पास इस तरह से इंटरवल में आ जाए तो ये अपने पास इनकी अलिफ 1 होती है और ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है भाई? नेक्स्ट अब आएंगे सारे रिजल्ट, अभी तक तो मैं बेसिक करवा रही थी। ठीक है, अब वाले रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। चलो पहला ही करवा देते हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, पहला एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एक पेपर में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अंदर पहला एक ऑप्शन था क्या 5 बिलोंग करेगा 5 से? पहली बात। दूसरा क्वेश्चन, क्या 5 जो ये सेट है क्या ये बिलोंग करता है? ठीक है भाई। थर्ड है 0 नॉट बिलोंग्स टू 5। और फोर्थ ऑप्शन है 5 बिलोंग्स टू। आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट है। यहां पे मैंने लिखा है, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा लिख देती हूँ, जो 5 है वो बिलोंग करता है 5 से। ठीक है, पहले में लिखा है 5 बिलोंग करता है
फाइव से। दूसरे में लिखा है फाइव अंदर लिखा है सेट के और वो बिलोंग करता है दिस से। नेक्स्ट में लिखा है जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू फाइव, सॉरी जीरो बिलोंग्स टू फाइव। नेक्स्ट में लिखा है जीरो बिलोंग्स टू फाइव और नेक्स्ट में लिखा है फाइव बिलोंग्स टू फाइव। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। पहली बात, सेट के एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं। सेट के एलिमेंट सेट से बिलोंग करते हैं। एक चीज देखना, द एलिमेंट ऑफ सेट belong to set but subset of set is contained in set। जो भी कभी भी कोई सेट है उसके जो सबसेट होंगे वो बिलोंग नहीं करते, सबसेट हमेशा कंटेन्ड करते हैं और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर द एलिमेंट जो रहेंगे वो सारे के सारे बिलोंग करेंगे। अगर कोई सबसेट है तो फिर वो कंटेन्ड करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आई भाई? यहाँ पे देखना, फाइव एक सेट है और खुद का तो इटसेल्फ का तो हमेशा सबसेट बनता है। अगर कोई सेट है तो इटसेल्फ तो हमेशा सबसेट होता है उसका। तो क्या फाइव बिलोंग कर सकता है फाइव से? नहीं कर सकता। ये क्या करेगा? कंटेन्ड। तो इसका करेक्ट क्या बनेगा? फाइव कंटेन्ड करता है किसके अंदर? फाइव के अंदर। क्लियर है? फाइव बिलोंग्स टू दिस, ये सेट है और इटसेल्फ तो सबसेट बनता है, तो ये जो है ये भी इसके अंदर क्या करेगा? कंटेन्ड करेगा। ये भी गलत है, बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि ये एलिमेंट थोड़े हैं। नेक्स्ट, जीरो बिलोंग्स टू दिस, यस दिस इज ट्रू कि जीरो बिलोंग कर सकता अगर इसके अंदर जीरो हो, लेकिन इसके अंदर जीरो है ही नहीं, तो ये एलिमेंट तो है ये, लेकिन जीरो इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो हम जीरो को कैसे बिलोंग करा सकते हैं? तो ये भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? ये नोटेशन ठीक है कि ये एलिमेंट है और बिलोंग भी ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो आएगा नहीं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर वो एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसको कैसे बिलोंग लिख सकते हैं? मतलब कैसे इसके अंदर कह सकते हैं कि ये इसके अंदर है? बिलोंग का मतलब ये इसके अंदर है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या रखा है? फाइव बिलोंग्स टू दिस, यस दिस इज ट्रू। क्यों है? क्योंकि फाइव जो है इसके अंदर है पड़ा, तो फाइव इसका एलिमेंट है, तो इसके अंदर क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है? सही नोटेशन है। क्लियर है? यही चार ऑप्शन दे रखे थे आपको कंफ्यूज करने के लिए, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सेट के क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। ठीक है भाई, सेट के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। चार ऑप्शन दे रखे थे और ऊपर लिखा था विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है भाई, क्लियर है? ऊपर क्वेश्चन में लिखा था विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? तो नोटेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज, कई बार एग्जामिनर पता है क्या करता है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन दे देगा आपको, लेकिन आपको उसी बेसिक क्वेश्चन में पजल कर देगा। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दे देगा कि दिमाग ही नहीं चलेगा उस टाइम। तो थोड़ा सा ना इस टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस किया करो। ठीक है भाई, नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ सबसेट कर लिया था। ठीक है, लेट करना है इंपॉर्टेंट नोट। अब ये नोट हैं सारे। ठीक है, कहीं अगर कोई क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगी। तो नेक्स्ट भाई, इसमें दे रखा लेट कर लेंगे हम। ए एक सेट है भाई जिसके अंदर A1 से लेकर AN तक के एलिमेंट है। A1 A2 A3 अप टू AN एंड, और एक अपने पास और सेट ले रखा है AR जिसके अंदर इसके कितने एलिमेंट है? R एलिमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर R की वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। क्लियर है भाई? ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ दूध सबसेट ऑफ, देन टोटल नंबर ऑफ दूध सबसेट ऑफ A विच। ठीक है, पहला लिखो भाई, हमें टोटल नंबर ऑफ वे सबसेट बताने हैं जो A के विच। अब कंडीशन लगाऊंगी इसके ऊपर। पहली कंडीशन है
कि नो एलिमेंट ऑफ ए आर विच कंटेन पहली कंडीशन है, वे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं हमें ए में कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे जो कंटेन करेंगे। पहला है नो एलिमेंट ऑफ ए आर। अगर ए आर का कोई भी एलिमेंट नहीं लेते, ये पूछ रहा है ए एन में कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे जो इस ए आर का कोई भी एलिमेंट कंटेन्ड नहीं करते। कितने बनेंगे भाई, कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके? 2 की पावर n माइनस आर, यानी कि ये आर एलिमेंट को छोड़ के जितने भी बनेंगे वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे। अब दूसरा कह रखा है, दूसरा पॉइंट है एटलीस्ट वन एलिमेंट, कि कम से कम इसमें से एक एलिमेंट लें, ए एन के ऐसे कितने सबसेट बनेंगे। तो क्या लिखोगे, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए आर कंटेन करेगा, जो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए आर। वे कितने होंगे भाई, हमने कहा एक भी नहीं करता, टोटल कितने होंगे 2 की पावर n, और एक भी नहीं करता वो माइनस कर देंगे n माइनस आर। ठीक है। थर्ड पॉइंट भाई, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, क्या लिखोगे, नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ए आर, कि इसका एग्जैक्टली एक एलिमेंट को कंटेन करने वाले इसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे। तो वो होंगे भाई R2 की पावर कितने हो जाएंगे अपने पास, n माइनस आर। क्या हो जाएंगे, R2 की पावर n माइनस आर। फोर्थ पॉइंट लिखना है भाई, एटमोस्ट वन एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, एक भी ना करें, ऑफ ए आर, तो वे होंगे r प्लस 1 2 की पावर n माइनस आर। वेरीफाई आर की वैल्यू रख के कर लेना भाई। क्लियर है इतना? मैंने क्या बताया, ए एक सेट है, ए आर अपने पास इसका एक सबसेट ले लिया हमने, ठीक है। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ सबसेट ऐसे होंगे जो, कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे ए के जो इसका एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेंगे, कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे जो ए एटलीस्ट एक करेंगे, कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे जो एग्जैक्टली एक करेंगे, कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे जो एटमोस्ट एक करेंगे। क्लियर है भाई? मैंने चारों पॉसिबिलिटी बता दी है आपको। क्लियर है? नेक्स्ट भाई, ठीक है। चैनल को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ना मैं चाहूँ तो इस बोर्ड पे पहले लिख के रख सकती हूँ और आपको फिर आके पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसमें ना इतना ज़्यादा वो नहीं लगता। लेकिन अगर हम सामने अगर पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में लिख रहे हैं, मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को ना मतलब ऐसे समझ में आए कि आपने ना मतलब कोई कोर्स ले रखा है और आप उसके थ्रू पढ़ रहे हो, कि सामने टीचर आपको रोज़ पढ़ा रहा है। मैं यही वजह है कि मैं रोज तुम्हारे सामने लिखती हूँ, ताकि लिखूंगी तो एक होता है ना कि हमारी क्लास लग रही है, हम क्लास में बैठे हैं, क्लास वाली फीलिंग आती है। बस इसी वजह से मैं सामने लिख के पढ़ाती हूँ, वरना अगर मैं पहले लिख के रख लूँ तो मेरा बहुत टाइम बच जाए और मैं आपको वही पढ़ा दूँ, पर उस चीज़ का फायदा नहीं है ना, क्योंकि वो तो बुक में है ही और हम इस काबिल तो बन ही चुके हैं। क्योंकि जब हम मास्टर्स कर लेते हैं तो इतना तो हो ही जाता है कि हम बुक्स को पढ़ सके। बस एक डिफरेंस होता है कि अगर कोई सामने पढ़ा रहा है ना तो एक फ्लो बना रहता है कि सामने हमें कोई पढ़ा रहा है। इसी वजह से मैं सारा सब कुछ आपको सामने पढ़ाती हूँ। ठीक है भाई? तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है भाई? नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज, ए यूनियन ए क्या होता है अपने पास, ए होता है। ए इंटरसेक्शन ए भी क्या होता है, ए होता है। क्लियर है? ए यूनियन फाई ए होता है और ए इंटरसेक्शन फाई अपने पास फाई होता है। क्लियर है? नेक्स्ट,
1 2 और ये थर्ड। ए यूनियन यू, यू सेट है, ये कंटेंट किए हुए ए को, तो यू आएगा इफ ए कंटेंड इन यू। दूसरा इसी का ए इंटरसेक्शन यू अगर आएगा तो ए आएगा अगर कंडीशन यही है तो। यानी कि बेसिकली जब भी हम इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटा सेट आता है, यूनियन करते हैं तो बड़ा सेट आता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन टू सेट की जो होती है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। नेक्स्ट भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है कि जो अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको भी यूनियन क्या कर रही है, फॉलो करती है। ठीक है भाई, यूनियन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए कंटेंड होता है किसके अंदर, ए यूनियन बी के अंदर। ए कंटेंड होता है ए यूनियन बी के अंदर, और दूसरा बी भी कंटेंड होता है ए यूनियन बी के अंदर। और यहीं से नेक्स्ट वाला है इंटरसेक्शन जो होता है, ए इंटरसेक्शन बी ए में भी कंटेंड करता है और ए इंटरसेक्शन भी बी में भी कंटेंड करता है। यूनियन के अंदर ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं, कंटेंड करते हैं, सेट है ये। और इंटरसेक्शन जो होता है वो ए सेट में भी होगा और बी सेट में भी होगा। क्लियर हो गया भाई? क्लियर है? क्योंकि कॉमन तभी आएगा ना जब दोनों सेट में होगा। और यूनियन का मतलब है ए वाले भी सारे ले लो और बी वाले भी सारे ले लो, बस जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ दो। तो इसका मतलब ए यूनियन बी में ए भी होगा और ए यूनियन बी में बी भी होगा, लेकिन इंटरसेक्शन ए में भी होगा और इंटरसेक्शन बी में भी होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट भाई, ये तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, नेक्स्ट है एक और है इंपॉर्टेंट, अगर अपने पास ए डेल बी है, इसका मतलब होता है ए डेल बी का मतलब होता है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो इसका नाम, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस कई बार है ना नाम से आ जाता सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसका मतलब ए डेल बी पूछ रहा है वो, इसका मतलब ए में से बी को हटा दो और यूनियन ले लो बी में से ए को हटा दो। और इसी को ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। मैं वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये ए सेट है, ये बी सेट है। सिमेट्रिक डिफरेंस लेना मतलब ये पूरे का पूरा लेना है आपको और ये पूरे का पूरा लेना है। इसका मतलब ए और बी की यूनियन ले लो और इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो यहाँ से इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डेल बी। क्लियर हो गया? जब हम इस पोर्शन को छोड़ देते हैं तो ये बी है, ये ए है, और इस पोर्शन को बोलेंगे क्या, ये जो इतना पोर्शन है ना भाई, इतना जो ये वाला पोर्शन है मैंने जो रेड मार्कर से किया है, ये होता है बी माइनस ए, और जो ये पोर्शन है ये होता है a माइनस बी। यानी कि a में से b के पोर्शन को हटा दो, b में से a के पोर्शन को हटा दो, ये होता है a इंटरसेक्शन b। और ये जो पूरा होता है ये और ये मिला के ये होता है a यूनियन b। क्लियर हो गया? क्लियर है भाई? इन दोनों को मिला के बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है इतना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, छोटी छोटी दो प्रॉपर्टी। अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस आप फाई के साथ लेते हो, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस अगर फाई के साथ लेते हो तो वो ए सेट आता है। क्या आता है? ए सेट आता है। दूसरा, अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ लेते हो तो फाई आता है। क्यों आता है? ये एक ए सेट है, इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ए माइनस ए, है ना। और यूनियन में क्या होगा,
वही a माइनस ए, तो फाई की यूनियन अगर फाई के साथ लोगे तो क्या आएगा, फाई ही तो आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाता है फाई। खुद के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा एम्पटी देता है, और एम्पटी के साथ इंटरसेक्शन, एम्पटी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस हमेशा खुद सेट आ जाता है। क्लियर है भाई, इतना इतना क्लियर है। सिमेट्रिक तीसरा और कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ ले लो या बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ ले लो। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए का सिमेट्रिक डिफरेंस, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के सिमेट्रिक डिफरेंस, पहले बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस ले लो फिर ए के साथ ले लो, या ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ ले लो और फिर सी के साथ ले लो, दोनों। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, होल्ड करता है। क्लियर हो गया है इतना भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ले सकते हो इंटरसेक्शन के साथ, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस अगर सी है इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद इंटरसेक्शन। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का इंटरसेक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है भाई, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, और ये इसके कुछ 4 रिजल्ट निकल के आए थे 4-5, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, दो सेट को डिसजॉइंट सेट तब कहेंगे जब उनकी यूनियन करें तो पूरा का पूरा सेट आ जाए, जब हम क्या करें ए यूनियन बी करें तो पूरा सेट बन जाए, और इंटरसेक्शन करें ए और बी की तो एम्प्टी सेट आए। अगर ए यूनियन बी करते हैं तो अपने पास पूरा सेट आना चाहिए, और इंटरसेक्शन करें तो अपने पास यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, और इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी। दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, इनको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इसके एग्जांपल अपने पास क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट आ जाए, यूनिवर्सल सेट आ जाए, और ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करो तो फाई आ जाए। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ए माइनस बी लिख लो, बी माइनस ए लिख लो, जो एग्जाम्पल रहेंगे आर, और लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट। ये क्या होते हैं आपस में, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए और ए माइनस बी ऑल आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है भाई इतना। दो सेट ए और बी लेंगे, यहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, टू सेट है, टू सेट्स हैं, ए और बी सेट हैं, उनकी यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है। एक और लिखो यहां से, कुछ प्रॉपर्टीज में ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ये हैं, ये भी प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं सारी। ठीक है, अगर a माइनस फाइव करते हो आप तो a सेट आता है, और फाइव माइनस a अगर कभी करोगे तो तुम्हारे पास एम्प्टी आएगा। मुझे जो जो तुम्हारे ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो केवीएस में आए हुए, एनवीएस में आए हुए, उन सब से जितने भी रिजल्ट बने हैं ना, वो सारे रिजल्ट मैंने निकाल के लिखे हैं। ये सारे, ये जितने भी रिजल्ट मैं करवा रही हूँ, a माइनस फाइव इज इक्वल टू में a, फाइव माइनस ए इज इक्वल टू फाइव, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। तो यूपी टेट में आए हुए हैं, या केवीएस में आए हुए हैं, एनवीएस में आए हुए हैं, ईएमआरएस में तो नहीं था ये क्वेश्चन, ईएमआरएस क्योंकि पहली बार ही कंडक्ट हुआ था, तो ईएमआरएस में तो ये नहीं, बल्कि बहुत साफ सुथरा पेपर आया था ईएमआरएस का। तो मैं यहाँ से ये जो भी तुम्हारे केवीएस के या फिर एनवीएस के या मतलब आरटेट के या रीट में आए हुए क्वेश्चन, वहां से निकाल के ये सारा सब कुछ मैंने आज का जो सेशन है ये कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लिख लेना, वहां पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जब चार ऑप्शन दिखते हैं, फाइव माइनस ए इज इक्वल टू फाइव, ए माइनस फाइव इज इक्वल टू में ए। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और समझा रही हूँ ना, तब ये इजी लग रहे हैं, पर ये वहां जाके इजी नहीं लगते। ठीक है भाई, तो a माइनस फाइव इज इक्वल टू में a, फाइव माइनस ए इज इक्वल टू में फाइव। ठीक है, क्लियर है भाई। a माइनस बी कंटेंट करेगा किसके अंदर, a के अंदर, b माइनस ए फिर किस में कंटेंट करेगा, b के अंदर, क्योंकि सेट है तो कंटेंट करेगा। नेक्स्ट भाई a माइनस बी
और मैं इसका मतलब क्या है, ए में से बी को हटा दिया मैंने, यूनियन में बी कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा भाई, मैंने बी को हटाया था वापस बी को ले आई तो अपने पास क्या बन जाएगा, बी को हटाया था बी को साथ में ले आई तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। क्लियर है भाई, ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैंने बी में से ए को हटा दिया और यूनियन में दोबारा फिर ए कर दिया, यानी कि देखना एक बार, मैंने क्या किया, मैं ये पोर्शन ले रही थी, ये ले रही थी, और इसमें से मैंने बी को हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ अपने पास, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा ए ले लिया मैंने और ए में से माइनस कर दिया किसको, इंटरसेक्शन को। ए हट इसकी बता रही हूं, हाँ इसी का बता रही हूँ, छोड़ो। बी में से मैंने क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी हटा दूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये मेरे पास बी सेट था पूरा, ये पूरा बी है, ये क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब वो पोर्शन हटा दिया, पोर्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन हटा दिया, और मैं यूनियन कर देती हूँ ए को, मैंने ए ही तो हटाया था, अगर ए के साथ यूनियन कर लूंगी तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा अपने पास, ए यूनियन बी आएगा या फिर ए आएगा, मैंने ए को हटाया था और मैंने उसी को हटा दिया तो ये मेरे पास बन जाएगा बी यूनियन आई थिंक ए इंटरसेक्शन बी, ये मैं गलत लिख रही थी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी है, इसका मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट भाई, शायद और तो नहीं रहे इसमें कुछ भी, कुछ होगा तो मैं फिर बाद में भी बता दूंगी अगर कुछ भी रह गया गलती से। ध्यान तो मैं बहुत रखती हूँ कि कुछ छूटना नहीं चाहिए, पर फिर भी रह जाता है कहीं कहीं। एक और वो पीछे जो मैं लिखवा रही थी ना डिसजॉइंट सेट, उसमें लिख लो भाई, एक एग्जांपल और लिख लो, डिसजॉइंट सेट का लिखवा रही हूँ, डिसजॉइंट सेट, ए करोस बी एंड बी करोस ए इज ऑल्सो डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये दोनों भी क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, ए करोस बी नॉट इक्वल टू बी करोस ए, यहीं पे लिख लो, इफ ए करोस बी इज इक्वल टू बी करोस ए देन ए इज इक्वल टू बी होना पड़ेगा। ए करोस बी इक्वल होगा अगर बी करोस ए के, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी है। क्लियर है, अदरवाइज ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, एक और यहीं से थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ p इज इक्वल टू में अपने पास x आए हैं सच दैट कि वो सारे के सारे x है, यानी कि f ऑफ x 0 हो जाए, यानी कि एक फंक्शन है f, उसके जितने भी रूट होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आए हैं। दूसरा मैंने लिख लिया कि qx लिख लिया, एक qx के अंदर भी वो x है कि gx इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन है दो अलग अलग, एक f ऑफ x और एक gx, जो f ऑफ x के रूट होंगे वो सारे के सारे p के अंदर होंगे, और जो qx के अंदर, जो q के अंदर होंगे वो सारे के सारे gx के जो रूट हैं वो होंगे। हो सकता है उनके रूट सेम हो सकता है उनके रूट डिफरेंट हो। अगर हमें निकालना हो देन निकालना है अगर p इंटरसेक्शन q, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है भाई कहीं पे। ठीक है, p इंटरसेक्शन q, p इंटरसेक्शन q के अंदर हम x निकालेंगे, लेकिन कौन से x होंगे, ये नहीं कहेंगे f ऑफ x भी 0 और gx भी 0 हो, नहीं, हम कहेंगे एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके अंदर वो इंटरसेक्शन में वो सारे के सारे रूट आएंगे जो एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स के रूट हो। एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स के जो रूट रहेंगे वो सारे के सारे उनकी इंटरसेक्शन में जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छूट गया था मेरे से। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। इसके अंदर एफ ऑफ एक्स 0 के, इसमें जी एक्स 0 के, इनकी इंटरसेक्शन में जाएंगे एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ स्क्वायर एक्स
प्लस जी स्क्वेयर एक्स के जो रूट बनेंगे उनके सम के, वो सारे के सारे उनके इंटरसेक्शन में जाएंगे। क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट भाई। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन का मतलब कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होती है भाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम से समझोगे तो ये अपने पास कोई सेट ए है, ये बी है, ये क्या होता है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी। पूरे को मिला दूंगी तो मेरे पास हो जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर हो गया भाई? तो ये कह रखा कि इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब इस पोर्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है मुझे ये निकालने हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, पूरे का पूरा ए ले लिया, पूरा का पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट ए ले लिए, ठीक है, और मैंने पूरे के पूरा बी ले लिया। तो ये जो है इंटरसेक्शन ये 2 बार आ गया। अगर मैंने पूरा ए ले लिया तो इतना पोर्शन आ गया, पूरा बी लूंगी तो दोबारा फिर ये पोर्शन आ गया। तो मैं क्या करूं, एक बार अगर इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो दिस और एक दिस और प्लस ऑफ दिस आ जाएगा, और यही क्या होता है, यूनियन होता है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया ना, यूनियन आएगा यहाँ। एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? यहीं पे अगर एन ऑफ ए डेल ऑफ बी हो लिखना हो, ठीक है, यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसका क्या होगा भाई, इसका होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको समझो एक बार, जो अपने पास अब एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी दे रखा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इस पूरे का एन पूछ रहा है, तो एन ऑफ दिस प्लस एन ऑफ दिस माइनस में इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला जो बनेगा एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा भाई, यहीं से एक और बता देती हूँ, एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल होगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और एन ऑफ बी माइनस ए जो रहेगा वो रहेगा एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों की यूनियन कह रखा है तो निकाल दो भाई, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट भाई। अगर अपने पास ए क्रॉस बी एम्प्टी है, दिस इंप्लाइज दैट, अगर अपने पास ए क्रॉस बी एम्प्टी है तो इफ एंड ओनली इफ कह लो इसको, ए इज इक्वल टू में अपने पास क्या होगा, एम्प्टी होगा, या फिर क्या होगा, बी एम्प्टी होगा। किसी एक सेट को एम्प्टी होगा तभी उनकी ए क्रॉस बी एम्प्टी आएगी, और अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब उनमें से कम एक को एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर अपने पास ए कंटेन्ड करता है बी के अंदर, ए कंटेन्ड करता है बी के अंदर, क्लियर है, ए कंटेन्ड करता है बी के अंदर, तो अगर हम ए क्रॉस ए निकालें, ए क्रॉस ए निकालें तो वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अगर ए कंटेन्ड करता है बी में और हमें निकालना है ए क्रॉस ए, तो वो इक्वल होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ठीक है, इंटरसेक्शन होगी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए की, तो ए क्रॉस ए आ जाएगा। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है भाई? अगर अपने पास ए कंटेन्ड करता है बी में एंड सी कंटेन्ड करता है डी में, ए कंटेन्ड करता है बी में और सी कंटेन्ड करता है डी में, तो ए क्रॉस सी जो होगा, ए क्रॉस सी जो होगा, क्या वो कंटेन्ड करेगा, ए क्रॉस सी क्या कंटेन्ड करेगा बी क्रॉस डी में?
बिल्कुल करेगा। ए करोस सी कंटेंड करेगा बी करोस डी में। ठीक है भाई, सेट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो करेंगे हम वो रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे। अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर रिलेशन और फंक्शन दोनों हमें इकट्ठे करने हैं। तो हम यहीं पे एंड करते हैं आज की क्लास का। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।